नमस्कार, धारा जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो करंट अफेयर्स का मेरा अगला वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने आ चुका हूं। अच्छा, वीडियो का टॉपिक क्या है? तो वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024 जो हुए हैं उसका छत्तीसगढ़ एडिशन। मतलब लोकसभा इलेक्शंस 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन जीता, इन सभी चीजों का डिटेल्ड कंपाइलेशन इस वीडियो में है। तो अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसको अंत तक आपको क्या करना है, बिना रुके देखना है। ठीक है, आज का डेट नीचे दिया हुआ है 5 जून 2024। ठीक बात है। चलिए, अब सबसे पहले ध्यान रखना एक डेट है 16 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 जो है वह डेट थी जिस डेट को एक्चुअली लोकसभा निर्वाचन को घोषित किया गया था, या लोकसभा निर्वाचन का जो शेड्यूल था उसको क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया। तो 16 मार्च 2024 को लोकसभा इलेक्शंस के शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। अच्छी बात है। जैसे ही डिक्लेयर किया तत्काल लग गई आचार संहिता। आचार संहिता के बारे में ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता कब लागू होती है? तो जैसे ही निर्वाचन का शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल घोषित हो जाए उसके तत्काल बाद से आचार संहिता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है या डिक्लेयर हो जाती है, लग जाती है, कह लो। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तक रहता है? तो कब तक रहता है, ध्यान रखेंगे, जब तक इलेक्शन का क्या ना आ जाए, रिजल्ट ना आ जाए। तो रिजल्ट कब आया है? 4 जून को आया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब तक रहेगा? 4 जून। तो कंसेप्चुअली ध्यान रखना, जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर हुआ उसी दिन से, शेड्यूल डिक्लेयर होने के जस्ट बाद से आचार संहिता लागू हो जाएगी। कब तक लागू रहेगी? जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए इलेक्शन का, तब तक लागू रहेगी। तो ये तो एक बेसिक बात हुई कि भाई आचार संहिता कब लागू हुई। ठीक है, अब आते हैं कुल मिला के लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो जिन पर अभी इलेक्शन हुआ वो थी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 543 सीटों पर क्या हुआ, निर्वाचन हुआ, चुनाव हुआ। अच्छी बात है। मेजॉरिटी, तो ध्यान रखना हमारे यहां पर जो मेजॉरिटी है या मैजिक नंबर है वो है 272। इसका मतलब किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन अलायंस को 272 सीट मिल जाए तो वो क्या कर सकती है, सरकार बना सकती है। ध्यान रखेंगे, भाजपा के पास अभी 240 सीट है। इसका मतलब भाजपा अकेले सरकार नहीं बना सकती, लेकिन भाजपा का जो अलायंस है जिसको बोलते हैं एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके पास 293 सीट्स हैं। तो एनडीए के पास 293 सीट हैं, इसलिए एनडीए सरकार बना सकती है, भाजपा सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि भाजपा के पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, हालांकि पिछले बार की अगर बात करोगे तो भाजपा के पास 300 प्लस सीट थी, लेकिन भाजपा अकेले ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। यह कहा था कि जब चुनाव एनडीए लड़ी है तो सरकार भी एनडीए की होगी। तो केंद्र में पिछले बार भी सरकार एनडीए की थी, भाजपा का कहना ज्यादा सही नहीं है। और इस बार भी किसकी होने वाली है, तो लगभग जो स्थिति दिख रही है एनडीए की ही सरकार जो है वो बनने वाली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विशेष की अगर बात करोगे तो हमारे यहां लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 11, जिसमें रिजर्वेशन भी है। 1 सीट एससी रिजर्व्ड है, 4 सीट एसटी रिजर्व्ड है और 6 सीट जो है वो अनारक्षित है। मैं आपको बता भी देता हूं, बेसिकली ध्यान रखना है आपको, क्या ये हमारा जो बस्तर लोकसभा है, ये है अपना बस्तर लोकसभा, ये एसटी रिजर्व्ड है। वैसे ही हमारा जो कांकेर लोकसभा है ये भी क्या है, एसटी रिजर्व्ड है। रायगढ़ लोकसभा की बात करेंगे तो रायगढ़ लोकसभा भी एसटी रिजर्व्ड है। फिर बात करो सरगुजा लोकसभा, तो सरगुजा लोकसभा भी एसटी रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद एससी रिजर्वेशन की बात करेंगे तो जांजगीर चांपा जो लोकसभा है ना, इसका रिजर्वेशन एससी है। बाकी बच गए 5। कौन कौन से 5 बच गए भाई? एक देखेंगे अच्छे से तो अपने क्या दिखने वाला है, कोरबा,
कोरबा के नीचे बिलासपुर, फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो राजनांदगांव है, फिर दुर्ग है, फिर रायपुर है, उसके बाद क्या है, महासमुंद। तो राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर और कोरबा, ये जो 6 लोकसभा बचे, ये 6 के 6 क्या हैं, अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अगला पॉइंट है रिटर्निंग ऑफिसर। तो लोकसभा निर्वाचन के लिए छत्तीसगढ़ में टोटल 11 रिटर्निंग ऑफिसर्स बने और 90 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स बने या सहायक रिटर्निंग अधिकारी बने। तो 11 रिटर्निंग थे और 90 सहायक रिटर्निंग। तो ध्यान रखेंगे हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूएंसीज 11, तो प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। अब रिटर्निंग ऑफिसर होता कौन है, तो रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके ऊपर जवाबदारी होती है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस लोकसभा क्षेत्र में वह निर्विघ्न तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करे। तो सरकार जिसको जिम्मेदारी दे दी वह वहां का रिटर्निंग ऑफिसर है। तो रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कराता है, रिटर्न में वहां से रिजल्ट देता है, इसीलिए उसका नाम है रिटर्निंग ऑफिसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसा अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निर्विघ्न तरीके से वो क्या करवा के दे, इलेक्शन कंडक्ट करवा के दे। तो 11 रिटर्निंग ऑफिसर थे। अब इनके अंडर में 90 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो 90 जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए थे, मेरे हिसाब से वो एक विधानसभा में एक बनाए गए। तो प्रत्येक विधानसभा में एक बना, इसलिए कुल मिला के 90। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए कोई एक लोकसभा है, कोई एक लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा आती है। तो इस पूरे लोकसभा के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी बना और प्रत्येक विधानसभा के लिए इसका एक असिस्टेंट। तो कितना, 8 विधानसभा है तो 8 असिस्टेंट, सहायक रिटर्निंग अधिकारी। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया कि एक लोकसभा में अगर 8 विधानसभा है तो प्रत्येक विधानसभा में एक रखोगे तो पूरे लोकसभा में एक या 8 विधानसभा है तो प्रत्येक विधानसभा में एक एक के हिसाब से कुल 8 क्या हो जाएंगे, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स या सहायक रिटर्निंग अधिकारी। ये जस्ट एग्जाम्पल है, नहीं समझे तो याद रखना रिटर्निंग अधिकारी 11, हर लोकसभा के लिए एक, सहायक रिटर्निंग अधिकारी 90 रखे थे, हर एक विधानसभा में एक एक रखा गया था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब कुछ लोग को लगेगा वहां दे चुनाव तो लोकसभा खरे तो विधानसभा हम काबर रखे थे, तब उखरे मन बर बताया भैया कि असल में लोकसभा जो है एक अंदर में विधानसभा आथे। तो एग्जाम्पल के लिए ये बड़ा सा लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके अंदर 8 ठो विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी आया। तो पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक जन रिटर्निंग और हर विधानसभा से, तो 8 विधानसभा है इसलिए 8 ठो सहायक रिटर्निंग अधिकारी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ध्यान रखना 8 फरवरी 2024 इस दिन वोटर लिस्ट, निर्वाचक नामावली का क्या किया गया था, अंतिम प्रकाशन किया गया था। और इसके अनुसार हमारे राज्य में 205 13 252 कैसे याद रख सकते हैं, 205 13 252, 2,05,13,252 इतने क्या थे, मतदाता या वोटर्स। समझ में आया? तो कुल मिला के वोटर्स की संख्या एज ऑन 8 फरवरी 2024 जब निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन हुआ था तब कितना था, 2,05,13,252, जिसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या भी दी है। पुरुष 1,01,80,405, महिला 1,03,32,115। समझ में आया कि नहीं आया? इसको इजी कर सकते हैं, पुरुष 101 लाख याद रख लेना, महिला 103 लाख याद रख लेना।
समझ में आया? तो कैसे याद रख सकते हैं? तो कुल मतदाता 205 13 252, 205 13 252, 2,05,13,252, पुरुष 101 लाख, महिला 103 लाख। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो। तो हमारे यहां इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो था 66.70। ध्यान रखना इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो का क्या अर्थ है, तो इसको समझाता हूं कि अगर हमारे राज्य में जो, पेन का कलर चेंज किया जाए यार, एलिजिबल इलेक्टर्स हैं, कितने ऐसे लोग जो कि एलिजिबल इलेक्टर, वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल हैं, अगर 100 हैं तो इनमें से मात्र 66.7 ही एक वोटर के तौर पे रजिस्टर्ड है। ये कहता है, ये समझ में आया? तो ये इसका टेक्निकल मीनिंग है कि प्रत्येक 100 एलिजिबल इलेक्टर्स में कितने लोग रजिस्टर्ड वोटर हैं, वही बताता है आपका क्या, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशो हमारे राज्य में कितना है, 66.70। इसका मतलब प्रत्येक 100 एलिजिबल इलेक्टर्स में हमारे राज्य में 66.7 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट आ जाए जेंडर रेशो। तो जेंडर रेशो हमारे राज्य में 10-15 1015। इसका मतलब वोट देने वाले प्रत्येक 1000 पुरुषों में 1015 महिला है। तो वोट देने वालों प्रत्येक 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो 1015 महिलाएं। आप लोग वैसे भी सेक्स रेशियो पहले पढ़े ही होंगे, ठीक है, कि प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, वही तो सेक्स रेशियो कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। जेंडर रेशियो यहां पर क्या है, तो जेंडर रेशियो यहां पर होता है कि प्रत्येक 1000 मतदाता पुरुषों में मतदान करने वाले महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 10-15। ठीक है, तो नंबर ऑफ वोटर फीमेल्स पर 1000 वोटर मेल्स कितना है, 1015। ठीक, चलिए आगे देखते हैं यार। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप धारा जीएस के साथ अपनी तैयारी को और शानदार और बेहतरीन करना चाहते हैं तो धारा जीएस 10 जून से आप सभी के लिए नए बैचेस लेकर आ रहा है। बैचेस सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए है, सिर्फ मेंस की भी बैच हमारे पास है। अगर आप सीजी व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो सीजी व्यापम का फाउंडेशन बैच भी हमारे पास है। बैच की टाइमिंग मॉर्निंग में 7:30 से 10 AM भी है और इवनिंग में 5:30 से 8 बजे तक वाली भी बैच है। अच्छा, बैच शुरू होने से पहले अगर आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन पर आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, बैच शुरू होने के बाद आप आते हो तो आपको 3 दिन का फ्री डेमो मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीचर्स की बात करूं तो हमारे यहां क्लास बाइलिंगुअल होती है, इसका मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों दोनों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारे यहां वीकली क्लास टेस्ट कराया जाता है। अच्छा, सबसे पते की बात मैं आपको बताऊं, क्लास हमारे यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही उपलब्ध है। ऑनलाइन में हमारे यहां लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी है, ताकि कभी आपकी कोई क्लास मिस ना हो, कहीं बाहर चले जाएं तो लाइव देख लें, लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लें, रिवीजन करना है तो रिकॉर्डेड देख लें। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधाएं अपने पास उपलब्ध है। डेली बेसिस में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, साथ में हम लोग क्या करते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग भी कराते हैं। और हमारा जो इंटीग्रेटेड बैच है, इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड बैच में अगर आप ऑनलाइन बैच लेते हैं तो आपको वैधता 2 वर्ष की मिलेगी, और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो इंटीग्रेटेड बैच में आप अपने सिलेक्शन तक लगातार क्लास आ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसा नहीं है कि इस साल फीस दिया है तो इसी साल क्लास आना है। अगर इंटीग्रेटेड बैच लिया है, मतलब प्री प्लस मेंस बैच लिया है, ऑफलाइन लिया है, तो आप सिलेक्शन तक क्या कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इस बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी तो नीचे 2 नंबर्स दिए हैं, इनमें क्या कर लेना, कॉल कर लेना।
ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लोकसभा इलेक्शंस थे, इसके लिए कुल मतदान केंद्र कितने थे? तो मतदान केंद्र थे 24229, मतदान केंद्रों की संख्या 24229, जिसमें अर्बन एरियाज में, ये पोलिंग बूथ है ना, ये पोलिंग बूथ है, इंग्लिश में इसको पोलिंग बूथ बोलते हैं। अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में 3221, ऐसे नहीं लग रहा पीछे से 1 2 3 पढ़ दो, तो 3221, और ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान रखना 17,730। समझ में आया? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 17,730 पोलिंग स्टेशंस थे, अर्बन एरियाज में 3221, और टोटल पोलिंग स्टेशंस कितने थे या पोलिंग, ठीक है, या मतदान केंद्र कितने थे? तो 24229। ठीक है, बहुत बढ़िया। विधानसभा निर्वाचन 2023 से मतदाताओं की संख्या में, मतलब लास्ट जो इलेक्शंस हुए थे हमारे यहां विधानसभा इलेक्शंस, उसमें जो नंबर ऑफ वोटर्स थे, और लोकसभा में जो इलेक्शंस हुए उसमें जो नंबर ऑफ वोटर्स थे, उसमें 1,20,092 वोटर्स की क्या हुई है? वृद्धि। तो वृद्धि को परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, 0.6% की वृद्धि हुई है। मतलब विधानसभा इलेक्शंस 2023 में जो हुए थे और लोकसभा इलेक्शंस 2024 में जो हुए, इसमें छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट वोटर्स बढ़े हैं? 0.6%। अगर नंबर्स में कहोगे तो 1,20,092। ठीक, अच्छा, लोकसभा इलेक्शंस 2019 में जो हुआ था और लोकसभा इलेक्शंस 2024 में जो हुआ, इसमें कितने प्रतिशत वोटर बढ़े हैं? तो 7.96। तो कभी कोई पूछे कि विधानसभा के समय जो वोटर थे और अभी जो वोटर हैं उनमें कितनी वृद्धि हुई है? तो 0.6% वृद्धि हुई है। और लास्ट लोकसभा से इस लोकसभा में नंबर ऑफ वोटर्स में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? 7.96। परसेंटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अगर संख्या में कहें तो संख्या में 15,14,013 लोगों की वृद्धि हुई है लोकसभा इलेक्शंस 2019 से लोकसभा इलेक्शंस 2024। ठीक है, किसकी वृद्धि बात कर रही है? तो बात हो रही है मतदाताओं की वृद्धि की। तो मैंने दो कंडीशन बताया। पहला कंडीशन है विधानसभा इलेक्शंस 2023 और लोकसभा इलेक्शंस 2024, इन दोनों में मतदाताओं में कितनी वृद्धि हुई? तो 0.6%। वैसे ही लोकसभा 2019 और लोकसभा 2024 मतदाताओं में कितनी वृद्धि हुई? तो हुई है 7.96। ठीक है, अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता 16 मार्च से लेकर 4 जून तक लागू, इसकी कहानी भी मैंने आपको डिटेल में बता दी। ठीक है, चलिए अब हमारे राज्य में कुल कितनी वोटिंग हुई है? तो 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 72.8% वोटिंग हुई है। बहुत सारी जगह पर अलग अलग डेटा को आप पढ़ोगे। मुद्दे की बात यह है, आपको ये वाला याद रखना है, इसका सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेटर है, मेरे पास है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सोर्स जानना है तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूं भाई, मेरे से मांग लेना, दे दूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। समझ में आया? तो ओवरऑल वोटर टर्नआउट 72.8 रहा, 72.8%। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। पूरे भारत की बात नहीं हो रही है भाई, कहां की बात हो रही है? छत्तीसगढ़ की। तो ओवरऑल वोटर टर्नआउट 72.8% है वर्ष 2024 में। इधर भी जो सब डेटा बता रहा हूं सब छत्तीसगढ़ का है ना, ध्यान रखना, उटपुटांग मत कर देना, नहीं तो उटपुटांग कर दोगे, गजब लोग हो आप लोग। अच्छा, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में कितना कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ? तो ये भी लिखा है। हालांकि जब ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज आ चुका है तो फेज वाइज उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, बट फिर भी मैंने बता दिया। फेज 1 में 68.29% वोटिंग हुई, फेज 2 में 76.24 हुई है, फेज 3 में 71.98% वोटिंग हुई है। फिर से बता रहा हूं, इसका अलग डेटा पढ़ोगे, मार्केट में खूब गलत चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सही वाला ये है, चाहिए तो मेरे से मांग लेना। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें वोटर टर्नआउट कितना था? तो 71.49%। तो उसमें वोटिंग हुई थी 71.49। मतलब लोकसभा इलेक्शंस 2019 से अगर 2024 को कंपेयर करूं
तो वोटिंग कितना बढ़ा है, तो 1.31% वोटर टर्न आउट बढ़ा है। तो 1.31% वोटिंग में वृद्धि हुई है लास्ट लोकसभा इलेक्शन से। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। सारा फैक्ट जो बता रहा हूं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ध्यान रखेंगे भाई। तो 72.8 इस बार है, पिछले इलेक्शंस में 71.49 था। पिछला मतलब 2019 का लोकसभा इलेक्शन, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 72.8। तो कितनी वृद्धि हुई है? दोनों को माइनस कर दो, 1.31%। फेज वाइज 68.29 फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ, सेकंड फेज में 76.24 हुआ है, थर्ड फेज में 71.98% वोटिंग हुआ है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब जो शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अनुसार पूरे भारत में 7 फेजेस में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं ये 7 अलग अलग डब्बा बना है, ये सातों फेज बता रहा है। पहला फेज 19 अप्रैल, दूसरा फेज 26 अप्रैल, तीसरा फेज 7 मई, चौथा फेज 13 मई, फिर पांचवा फेज 20 मई, छठा फेज 26 मई, सातवां फेज 1 जून और काउंटिंग का डेट था 4 जून। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है कब? 4 जून को। ठीक, इसमें से छत्तीसगढ़ की बात अगर करें तो फेज 1 में, फेज 2 में और फेज 3 में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, फेज 1 में बस्तर में 19 अप्रैल को इलेक्शन हुआ था लोकसभा का। फिर फेज 2 में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर 26 अप्रैल को इलेक्शन हुआ। फिर फेज 3 बचे हुए सारे लोकसभा, तो सरगुजा है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, बिलासपुर है, दुर्ग है और रायपुर, इसका फेज 3 में 7 मई को इलेक्शन हुआ। या वोटिंग का डेट एक्चुअली सारा का सारा, यहां पे वोटिंग 7 मई को हुआ था, यहां पर 26 अप्रैल है और यहां पर 19 अप्रैल। तो फेज 1 में 1 लोकसभा, फेज 2 में 3, तो कुल हमारे यहां कितने हैं? 11। तो हुआ कितना? 3 और 1 4। तो यहां पर कितने लोकसभा होंगे पक्का? फेज 3 में 7। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? इन सभी को थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं। P1 फेज 1 ये बस्तर, बस्तर के बाद कांकेर फेज 2 में था, महासमुंद फेज 2 में था, इसके अलावा राजनांदगांव, तो ऐसा यू के जैसा फेज 2। अब बच गया वो पूरा का पूरा क्या है जी? फेज 3। तो चालू करते हैं। दुर्ग फेज 3, रायपुर फेज 3, जांजगीर चांपा फेज 3, बिलासपुर फेज 3। 1 2 3 4 हुआ, अब ऊपर का 3। तो फेज 3 में आपका कोरबा भी है, फेज 3 में आपका सरगुजा है और फेज 3 में आपका रायगढ़ लोकसभा भी है। तो फेज 3 में 7, फेज 2 में 3, फेज 1 में 1, कुल मिला के 11 हो गया इलेक्शन। ठीक है, तो फेज 1 जो था डेट ऑफ वोटिंग 19 अप्रैल, फेज 2 डेट ऑफ वोटिंग 26 अप्रैल, फेज 3 डेट ऑफ वोटिंग कितना था? 7 मई। ठीक, अब ये पार्टी वाइज कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, इसका भी सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रहा हूं भाई, ये मत बोलना वाह सर अपन मन के कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी 240, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 99। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 11 लोकसभा की सीट, जिसमें से 10 बीजेपी जीती, 1 जीती कांग्रेस। कौन सा? कोरबा। कौन सी लोकसभा? कोरबा लोकसभा। ठीक है, चलिए भाई मैं आपको बता भी देता हूं कहां कहां कौन कौन जीता है। ये थोड़ा सा बड़ा किया जाए ताकि अच्छे से बताया जा सके। सबसे पहले ये ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं ना, ये है अपना कोरबा लोकसभा। कौन सी लोकसभा? कोरबा लोकसभा। यहां से जीतने वाली हैं श्रीमती ज्योत्सना महंत। पार्टी इनकी क्या है? कांग्रेस। तो कांग्रेस की श्रीमती ज्योत्सना महंत कोरबा लोकसभा से जीती हैं, एकमात्र लोकसभा जिसको
कांग्रेस जीती, बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र लोकसभा जिसको कांग्रेस जीती है वो है कोरबा। फिर देखिए ये जो है ये अपना सरगुजा लोकसभा, यहां जीते श्री चिंतामणि महाराज, पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी। पार्टी इनकी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगली लोकसभा पे। तो ये जो लोकसभा आप देख रहे हैं ये है रायगढ़ लोकसभा, और यहां से जीते हैं श्री राधे श्याम राठिया, पार्टी इनकी भी बीजेपी। श्री राधे श्याम राठिया क्या पार्टी है? बीजेपी। फिर अगली लोकसभा जो ये आप देख रहे हैं ये अपना बिलासपुर लोकसभा है। पिछले बार अरुण साव जी यहां से मेंबर थे, इस बार कौन है? श्री तोखन साहू, पार्टी बीजेपी। पार्टी क्या है? बीजेपी। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये जो लोकसभा आप देख रहे हैं ये अपना जांजगीर चांपा है। तो जांजगीर चांपा लोकसभा, यहां से कमलेश जांगड़े जी ये जीते, बीजेपी। तो जांजगीर चांपा लोकसभा कमलेश जांगड़े जी। ठीक है, अब इसके बाद एक अलग स्लाइड ले लिया जाए यार। फिर आते हैं अपन राजनांदगांव लोकसभा। तो राजनांदगांव लोकसभा से जीते श्री संतोष पांडे, पार्टी बीजेपी। संतोष पांडे बीजेपी। फिर ये अपनी दुर्ग लोकसभा, दुर्ग लोकसभा से कका भतीजा श्री विजय बघेल, पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, फिर ये छोटी सी लोकसभा जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है? रायपुर लोकसभा, यहां से श्री ब्रिज मोहन अग्रवाल। ठीक है, पार्टी इनकी भारतीय जनता पार्टी, मैक्सिमम वोट से जीते हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम वोट से जीते हैं। ठीक है, अच्छा, पूरे देश में नोटा सबसे ज्यादा लगा है इंदौर में, याद रखना 2 लाख प्लस नोटा लगा है इंदौर में। और बताऊं पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले भी इंदौर से ही हैं, श्री शंकर लालवानी। समझ में आया? सबसे बड़ा जीत का अंतर उन्हीं का है, शंकर लालवानी, सबसे बड़ा जीत का अंतर उन्हीं का है, इंदौर का ही। और उसी इंदौर में नोटा लगा है कितना? 2 लाख। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर ये जो लोकसभा आप देख रहे हैं ये है महासमुंद लोकसभा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए फिर आपको बताता हूं मैं। ये वाला हिस्सा ये अपना महासमुंद लोकसभा है, यहां से जीतने वाली हैं रूप कुमारी, पार्टी बीजेपी। फिर ये कांकेर श्री भोजराज नाग, कांकेर लोकसभा। ठीक है, इनकी पार्टी बीजेपी। ये हमारे राज्य में सबसे कम अंतर से जीते हैं। तो मिनिमम अंतर से
कांकेर लोकसभा से श्री भोजराज नाग जीते हैं। मैक्सिमम अंतर से जीते हैं कौन? बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर लोकसभा। फाइनली ये जो नीचे बच गया ये अपना बस्तर लोकसभा है, और बस्तर लोकसभा है यहां से महेश कश्यप जीते हैं, पार्टी इनकी बीजेपी। समझ में आया? तो इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकसभा निर्वाचन के छत्तीसगढ़ एडिशन में, मतलब छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स। समझ में आया? तो ऐसे ही शानदार जानकारी के साथ अगले वीडियो में मैं आप सभी से मिलूंगा और करंट अफेयर्स का सिलसिला यहां से अब शुरू हो जाएगा फटाफट से वापस। ठीक है, तो आप सभी से मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।